हेलो स्टूडेंट, आज हम एमिल दुर्खैम के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे। 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ। इनका जन्म एपिनल में हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लारेन प्रांत में था। वह एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे। उनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। 1876 पेरिस के एकोल नॉर्मल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। 1887 बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुआ इनका। 1895 रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित हुआ। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजिकल का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े, जो 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। अभी 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई 1912 में। 1917 प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आद्रते का मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब इनसे जो संबंधित प्रश्न है उसको करेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है: समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं, उनकी उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है, दुर्खीम द्वारा दी सामाजिक तथ्य की परिभाषा दीजिए। दुर्खीम के अनुसार एक सामाजिक तथ्य क्रिया करने का हर एक स्थायी अस्थायी तरीका है, जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है। ये व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा दोबारा क्रिया करने का हर एक तरीका है, जो किसी समाज में साधारण रूप में पाई जाती है या पाया जाता है, परंतु साथ ही साथ व्यक्तिगत विचारों से स्वतंत्र अलग अस्तित्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। ये व्यक्ति से बाहर होते हैं, अर्थात यह व्यक्ति के लिए तो बाहरी होते हैं, तथा वह किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, संपूर्ण समाज के लिए होता है। दूसरा पॉइंट है,
सामाजिक तथ्यों का दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उनकी बाध्यता है, अर्थात व्यक्ति के ऊपर सामाजिक तथ्य का एक व्यवस्था अथवा दबाव का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथ्य के प्रकार। पहला पॉइंट, साधारण सामाजिक तत्व वह सामाजिक तत्व होते हैं जो संपूर्ण मनुष्य जाति के क्षेत्र में फैले होते हैं, ये पूरे क्षेत्र में फैले होते हैं। अगर वह सभी व्यक्तियों में नहीं तो उसमें से अधिकतर में पाए जाते हैं। अगर ये सभी व्यक्तियों में नहीं तो अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, व्याधिकीय सामाजिक तत्व वह होते हैं जो संपूर्ण मानव जात में न मिलने बल्कि कहीं कहीं ही मिलते हैं। ये संपूर्ण जगत में नहीं बल्कि कहीं कहीं मिलते हैं। आत्महत्या का अर्थ। दुर्खीम ने आत्महत्या का अर्थ बताया है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मौतों के लिए किया जाता है जो स्वयं मरे हुए व्यक्ति के सकारात्मक तथा नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके संबंध में वह जानता है कि वह कार्य परिणाम मृत्यु को प्राप्त करेगा। मृत्यु होने के भी कई सारे कारण होते हैं। आत्महत्या के प्रकार। दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है प्राथवादी आत्महत्या, तीसरा है विसंगत आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण क्या होता है? कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण दुर्खीम ने इसके समाजशास्त्रीय व्याख्या की प्रमुख विधि के रूप में स्थापित किए हैं। दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय विधि में कार्यात्मकवाद को विशेष रूप में माना है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक जीव माना है जिनके भिन्न भिन्न अंग उसकी विशेष जरूरतों की पूर्ति में सहायक होते हैं। आप सामाजिक जीव का अस्तित्व उन अंगों की कार्यात्मक एकता पर निर्भर करता है। दुर्खीम के बीच सामाजिक जीव का अध्ययन उन्हीं परस्पर संबंधित अंगों के कार्यात्मक विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। दुर्खीम ने अपनी सभी रचनाओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण से की है। इसलिए दुर्खीम के विधिशास्त्र के अनुसार यह कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण विधि है। अगला प्रश्न है, सामाजिक एकता क्या है? दुर्खीम कहते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ मूल आदर्श, विश्वास, व्यवहार के तरीके, संस्थाएं व कानून प्रचलित होते हैं जो कि समाज को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं। इन सभी के कारण समाज जो है एक सूत्र में बंधा हुआ है। ऐसे तत्वों के कारण समाज में समृद्धता बनी रहती है, वह एकता भी बनी रहती है। इन्हीं के कारण यह समाज में सर्वसम्मत पैदा करते हैं, वह एकता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार की एकता को सामाजिक एकता कहते हैं। इन कारणों के नष्ट होने या बिखरने से सामाजिक एकता खतरे में पड़ जाती है, जिस कारण समाज में विघटन की ओर जाने लगता है। इसी कारण समाज विघटन की ओर जाने लगता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? दुर्खीम के अनुसार व्यक्तिगत चेतना से पैदा होने वाले तत्व
मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री है जो सामूहिक चेतना में जन्म लेने वाले तत्व समाज विज्ञान की विषय वस्तु बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत चेतना में सामूहिक चेतना का भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह व्यक्तिगत चेतना व सामूहिक चेतना का साथ परस्पर बना रहता है। सामूहिक चेतना में उत्पन्न विचार व कार्य प्रणालियां व्यक्तिगत चेतना में प्रवेश करके उसको निर्देशित व नियंत्रित करती हैं। सामूहिक मन या चेतना में पैदा हुए विचारों को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? दुर्खीम ने श्रम विभाजन के बारे में बताया है। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ भिन्न भिन्न लोगों या वर्गों में उसकी सामर्थ्य व योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करना। जो कार्य संगठित तरीके से जल्दी से पूरा किया जाता है, श्रम विभाजन एक सामाजिक तत्व, नैतिक व्यवस्था व स्वचालित सर्वव्यापक घटना है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है इसकी उत्पत्ति नहीं बल्कि इसका विकास होता है। दुर्खीम ने सामाजिक एकता को अलग परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक एकता का क्या अर्थ है? दुर्खीम के अनुसार यांत्रिक एकता समाज की दंड संहिता में है, अर्थात दमनकारी कानूनों के कारण होता है। ये दमनकारी कानून के कारण होता है। ये आदिम समाज में भी पाया जाता है। इसमें कम जनसंख्या होती है। समूह के सदस्यों के बीच मिलने वाली समानताएं इस एकता का आधार है। जिस समाज के सदस्यों में समानता से भरपूर जीवन होता है, जहां विचारों, विश्वासों, कार्यों तथा जीवन शैली के साधारण प्रतिमान तथा आदर्श प्रचलित होते हैं। यहाँ विचार, विश्वास, साधारण प्रतिमान ये सब प्रचलित होते हैं तथा जो समाज इन समानताओं के परिणाम स्वरूप एक सामूहिक इकाई के रूप में सोचता तथा क्रिया करता है, वह यांत्रिक एकता प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि यांत्रिक एकता वाले समाज के सदस्य मशीन के अलग अलग पुर्जों की तरह संगठित होते हैं। जिस तरह मशीन अलग अलग पुर्जों की तरह संगठित होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अलग अलग तरीकों से बने हुए हैं या संगठित हैं। अगला प्रश्न है, आंगिक एकता का क्या अर्थ है? तो आंगिक एकता को सावयवी एकता भी कहते हैं। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समूह में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से समूह के साथ बंधा नहीं रहता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। इस समाज में मनुष्यों के आपसी संबंधों का महत्व अधिक होता है। यहाँ पर आपसी संबंध जो होते हैं अधिक होते हैं। यही कारण है कि दुर्खीम ने आधुनिक समाजों में दमनकारी कानूनों के स्थान पर प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता बताई है। यहाँ पर दमनकारी कानून के स्थान पर प्रतिकारी कानून होते हैं। विभिन्नतापूर्वक जीवन में मनुष्यों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर
मनुष्य को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। हर एक व्यक्ति केवल एक कार्य में विशेष योग्यता प्राप्त कर सकता है। किसी भी एक व्यक्ति को एक विशेष योग्यता प्राप्त होती है तथा बाकी सभी कार्यों के लिए उसे औरों पर निर्भर रहना पड़ता है और सभी कार्य के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समूह के सदस्यों की यह आपसी निर्भरता, उनकी व्यक्तिगत असमानता उन्हें एक दूसरे के नजदीक आने को बाध्य करती हैं। इन सभी के कारण हम सभी जुड़े हुए हैं तथा इस आधार पर ही समाज में एकता स्थापित होती है। इस एकता को दुर्खिम ने आंगिक एकता का नाम दिया है या सावयवी एकता। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।